हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हिंदी टॉपर्स परिवार की तरफ से आप सबके लिए एक नया प्रयास करने की हम लोगों ने कोशिश की है। इस सीरीज में हम लोग भारत को जाने का जो ये नाम है ये हमने इसलिए रखा क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से हम लोग एक एक स्टेट के बारे में, उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अधिकारी बन जाओगे तब भी यूपीएससी जो हमारा कार्मिक मंत्रालय है वो आपको पूरे इंडिया का सैर कराता है, पूरे इंडिया का भ्रमण कराते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले से ही आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो पूरे इंडिया के बारे में और स्पेसिफाई हर स्टेट के बारे में, उसका कल्चर क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो उनका फूड हैबिट क्या है, वहाँ का फेमस टूरिस्ट प्लेस कौन सा है। तो ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। तो एक एक करके हम लोग स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आराम से बैठिए, आराम से सुनिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो देखिए इस वीडियो में हम लोग किसी भी स्टेट को उठाएंगे। जैसे पहला हम लोग अब की बार केरल स्टेट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। केरला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसमें हम लोग जानेंगे उसकी लोकेशन के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उनकी जलवायु के बारे में, इकोनॉमी, एक्टिविटी, सोशल एंड कल्चरल जो भी स्ट्रक्चर है, वहाँ पर नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जितने भी हैं, रिवर्स, माउंटेन, वहाँ की इंपॉर्टेंस, जो प्लेसेस है वो, और जो करंट न्यूज़, भाई हाल फिलहाल में उस स्टेट में करंट चीज़ें क्या अपडेट हुई है इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो भाग एक में केरल के बारे में देखिए, देखने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है और केरल वाकई में है भी बहुत अच्छा। इसको आप लोग कह सकते हैं कि हेवन बोला जाता है, स्वर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। कि ऐसा माना जाता है कि धरती पे स्वर्ग और भगवान यहाँ पर रहते हैं। इतना खूबसूरत है केरल, ठीक। और नदियों के द्वारा बसाया गया है, एक टापू टाइप चीजें हैं वहाँ पर। देखिए आगे केरल की अगर हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने का एक राज्य है। इस राज्य को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। केरल का क्षेत्रफल इतना, जनसंख्या लगभग इतनी है। राज्य की सीमा एक ओर से अरब सी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और इस साइड से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारा आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट। और यहाँ स्टेट क्या है, तमिलनाडु, और ऊपर क्या है, कर्नाटक। ये मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि यूपीएससी हर साल एक दो क्वेश्चन मैपिंग से पूछती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, केरल की राजधानी। और इसका कोवलम जो समुद्र तट है वो दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। ये हमारे लिए खैर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब केरल के अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखिए केरल इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब सी रूट के माध्यम से जब व्यापार होता था अरेबियन के साथ, अरब लोगों के साथ, तो अरब लोग क्या करते थे, सी रूट के माध्यम से केरल के तट पर आते थे और वहां पर व्यापार करते थे। तो भारत में अगर हम लोग देखते हैं कि जो इस्लाम धर्म का सबसे पहले प्रचार प्रसार हुआ तो वो केरल में हुआ आपका, ठीक है। तो आज की केरल की जो संस्कृति है, यहाँ दुनिया भर से आए हुए राजवंशों और आकर बसे विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के असर से बनी है। क्योंकि एक मार्केट थी, एक कॉमर्शियल जोन था जहां पर विदेशों से लोग जहाज लेके आते थे, वहां पर व्यापार होता था। और ऐसा प्लेस जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है तो वहां पर क्या होता है कि विभिन्न कल्चर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, शादी ब्याह होता है और वहीं पर उनकी क्या है, पीढ़ियां बस जाती है। और इससे क्या होता है, कल्चर में क्या होता है, समावेश आ जाता है। जैसे अरबियन जो कल्चर है वो हिंदुस्तान के कल्चर में आ गया, हिंदुस्तान का जो कल्चर था वो अरब के कल्चर में मिक्स हो गया। तो इस तरीके से चीजें चलती है। केरल के मुसलमान उन अरब व्यापारियों के वंशज है जो यहाँ आए और शादी करके यहीं बस गए। तो केरल में जो मुसलमान है वो कौन है, अरब के लोग जो वहां पर आए थे, ठीक है। तो टिपिकली अगर हम कहें कि भारत के मुस्लिम है, भारत में ही मतलब भारत के ही प्रजाति है, तो ऐसा नहीं है। वो मुस्लिम क्या कन्वर्ट है, हिंदू थे पहले, अब वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए। यहूदी लोगों के यहाँ आने के बाद अरब ही पहली मुस्लिम लहर लेकर यहाँ आए थे। अरब ही पहले थे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप में पहली बार मस्जिदें बनवाई, जो कि कुडंगलुर में थी। केरल के नाम, स्टेट के नाम, जगहों के नाम थोड़े से अजीब हैं। तो ये चीजें, मालाबार क्षेत्र में ये लोग क्या हुआ, बस गए। 18वीं सदी तक यहाँ ज्यादातर खेतीहर मजदूर, छोटे व्यापारी और जमोरिन सेना में शामिल थे। जमोरिन कौन था, ये शासक थे केरल के, क्या थे, शासक थे, ठीक है। अब बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जब केरल में आए तो कोच्चि में
व्यापार किया, यहाँ पर अपनी कॉमर्शियल उन्होंने बस्तियां भी बसाई। पुर्तगाली भी भारत में जब आए तो पुर्तगालियों ने भी केरल की कोची में ही अपना सेंटर बनाया, व्यापार का ट्रेड सेंटर बनाया। तो केरल इतिहास से ही काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता रहा है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो कल्चरल हो, हर तरीके से। ठीक, अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि भाई जलवायु कैसा है। केरल की बात करें तो भूमध्य रेखा से केवल और केवल 8 डिग्री की दूरी पर है, यहां पर केरल बसा हुआ आपका, ठीक है ना। कि ये विषुवत रेखा गुजर रही है, इससे केवल 8 डिग्री ऊपर नॉर्थ में है वो केरल बसा हुआ है। तो केरल में ज्यादातर क्या होता है, गर्म मौसम ही रहता है ना। और मौसम की जलवायु की बात करें तो समुद्री जलवायु है। समुद्री जलवायु का मतलब क्या होता है कि वहां पर ठंड जो होती है वो नाम मात्र ही रहती है। जैसे आप मुंबई में देखते हैं, जैसे आप गुजरात में देखते हैं, जैसे आप कर्नाटक में देख सकते हैं, गोवा में देख सकते हैं, तो ठंड क्या होती है, नाम मात्र सी होती है, कोई ज्यादा ठंड नहीं होती है। और केरल की ऋतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी वर्षा काल जो जून से सितंबर में होता है, जो सारे इंडिया में होता है, जिसको दक्षिण पश्चिमी मानसून हम लोग कहते हैं। ठीक, सेकंड होता है पूर्वी वर्षा काल जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। और एक होता है ग्रीष्म काल जो जनवरी से मई के बीच में होता है। ठीक है, फरवरी की सर्दी नाम मात्र की होती है, यहाँ तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। गर्मी के मौसम का औसतन तापमान 32 डिग्री से 38 डिग्री के बीच रहता है। तो केरल में का जो टूरिज्म होता है वो पीक पर कब होता है, वो होता है आपका नवंबर से लेकर फरवरी तक। ठीक है, तो केरल में घूमने लायक जगह है, तो लोग इन्हीं में जाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि गर्मी अच्छी खासी पड़ती है, दूसरा ह्यूमिडिटी भी है, क्योंकि पानी नजदीक है, समुद्र का किनारा, तो ह्यूमिडिटी काफी रहती है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात क्या होती है कि सर्दी तो केवल नाम मात्र की है। ठीक है, तो सर्दी का कोई इशू है ही नहीं। और जब नॉर्थ इंडिया में सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग मूव करते हैं साउथ इंडिया की तरफ घूमने के लिए, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। केरल की जलवायु की विशेषता है शीतल, मंद हवा और भारी वर्षा। बरसात में लोग इसलिए नहीं जाना पसंद करते क्योंकि यहाँ पर भारी वर्षा होती है। हर साल आप लोग न्यूज सुनते होंगे कि केरल में बाढ़ आ गई, है ना। अब उसका रीजन क्या कि केरल में नदियां लगभग 44 से 45 तो छोटी छोटी नदियां हैं। अब किसी भी नदी में अगर बरसात आती है तो पानी का लेवल एकदम बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी की, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो मेनली कृषि ही है, जो एग्रीकल्चर ही है, वो ही इनके लिए पैसा कमाने का एक साधन है, स्रोत है। राज्य की आधी से अधिक आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। चावल केरल की सबसे मुख्य फसल है और भोजन है। अन्य फसलों की बात करें तो नारियल, चाय, रबर, काली मिर्च, वेनिला, इलायची, दालचीनी और जायफल है। ये देखिए, ये वो है काली मिर्च और ऐसे पेड़ पे लगती है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत कह सकते हैं कि औपनिवेशिक जितनी भी ताकतें आई भारत में, वो काली मिर्च से अट्रैक्ट होके आई, क्योंकि काली मिर्च उस टाइम पर यूरोप में होती नहीं थी और यूरोप को लोगों का जीवन काफी मुश्किल था, क्योंकि साल के लगभग 8 से 9 मंथ तो बर्फ में ही दबे रहते थे। तो उनको अपने भोजन को कंजर्व करने के लिए काली मिर्च और मसालों की जरूरत होती थी। और जब उन्हें पता चला कि भारत में मसाले इतने इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, इतने इजीली मिल जाते हैं, तो उन लोगों ने फिर भारत के ऊपर आक्रमण करने की और भारत की जो ये हमारी जो रिचनेस थी, वेल्थनेस थी काली मिर्च या मसालों की, उसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो मसालों में काली मिर्च सबसे मुख्य उत्पाद और केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है। इलायची और अदरक भी केरल के लिए एक्सपोर्ट करता है और मछली पालन भी राज्य का एक प्रमुख उद्योग है। अब केरल के कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबको पता है कि एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में और हेल्थ के मामले में केरल हमेशा टॉप पर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, केरल में जो लिटरेसी रेट है वो इतनी ज्यादा हाई है, लगभग 100% लिटरेसी रेट है केरल में। और दूसरा, केरल के लोगों का स्वभाव हमेशा से घुमंतू रहा, इसलिए यहाँ के लोग इस धरती के लगभग सारे देश घूम चुके। इसका रीजन क्या है कि केरल हमेशा से कॉमर्शियल ट्रेड का एक सेंटर रहा है, यहाँ पर लोग आते रहे हैं, यहाँ से लोग जाते रहे हैं, तो पूरा देश का घूमना स्वाभाविक है। भारतीय और द्रविड़ संस्कृति का हिस्सा होकर भी मलयाली संस्कृति का अपना एक खुद का फ्लेवर है। इसकी वजह क्या है, देखिए, भारत पर मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने आक्रमण किया और भी दूसरे शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन जो साउथ में जो आप कल्चर देखते हैं वो फिर भी अनटचेबल रहा, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं रहा, वो आज भी वैसा का वैसा। उसका रीजन क्या था
कि जितने भी आक्रमणकारी आए उनका जो मेन केंद्र था वो केवल नॉर्थ तक ही सीमित रहा, साउथ तक वो लोग नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण साउथ का जो कल्चर था वो अनटचेबल रहा और आज भी जो का तो है जैसा कि इतिहास में था। ठीक है, तो पूर्व और पश्चिमी घाट से घिरा और पश्चिमी अरब सागर से घिरा केरल लंबे समय तक द्वीप की तरह एकांत में रहा। इसका नतीजा इनकी अलग भाषा, कपड़े, संस्कृति और संस्थाओं में दिखाई देता है। अब केरल राज्य के संगीत और नृत्य कला की अगर हम लोग बात करें तो इस राज्य की संगीत और नृत्य कला अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है, जिसमें आपको यहाँ का पर शास्त्रीय संगीत में मलयालम साहित्य पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि मलयालम वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। संगीत के यदि हम उपकरणों की बात करें तो मंडालम तबला, थिमिला, इथालम, इडिका, छोटे ड्रम के आकार का संगीत उपकरण आदि इनका यूज किया जाता है। तो यूपीएससी हुई या कोई स्टेट पीसीएस हुआ या एसएससी हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेती है। यहाँ की नृत्य कला काफी प्रसिद्ध है, जिसका जिक्र समूचे भारत में होता है और यहाँ के नृत्य प्रकारों में आपको संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का मेल जो दिखाई पड़ता है। इसके शामिल नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम, ये तो खैर 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 2 दिन पहले यूकेपीसीएस का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था। तो मोहिनी अट्टम, थेयम, थिरुवल्लिकुरुम, चकियार, कूथू, कुडियाटम, ओट मथुलाल, ये सब केरल के क्या है, प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। और कथकली भी केरल का ही ट्रेडिशनल नृत्य है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड में आप तस्वीर देख रहे हैं ये कथकली स्टाइल है। अब यहाँ के जो लोकल लोगों की बात करें, लोकल जो ट्राइब की बात करें तो वायनाड, इडुक्की और पलक्कड़ जिले में केरल की प्रमुख जनजातीय आबादी का गठन करते हैं। केरल में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, केरल में पनिया, मराठी, मलयाराणा, कुरुवम, कुरीचेन और एरुला प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। और केरल में कोरंगा, चोलनेकम, कुरुम्बा, कादर और कुटियानल 5 स्वदेशी आदिवासी है, जिनको पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब जिनको एक सुभेद्य दर्जा दिया गया। सुभेद्य का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो ट्राइबल है ये ज्यादा खतरे में है, इनकी संभावना की अगर सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगी तो ये संभावना है कि ये लोगों की जो जनसंख्या वो धीरे धीरे घट जाएगी, धीरे धीरे ये लोग समाप्त हो जाएंगे। तो उनको एक विशेष स्टेटस दे दिया गया पीवीटीजी का। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो केरल में ये कुछ ट्राइब है जिनको नाम दिया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 नाम याद रखने हैं, कोरंगा, चोलनकेलन, कुरुम्बा, कादर और कट्टुनाइकन, ये आपको याद रखना है। चलिए ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं केरला में। केरला में मेनली अगर हम लोग देखते हैं तो 6 नेशनल पार्क है आपके। ठीक है, कितने हैं, 6 नेशनल पार्क हैं। देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, यहां पर देखिएगा इराविकुलम नेशनल पार्क है। फिर उसके बाद आपका पंबाडुम 16 नेशनल पार्क है। फिर आपका मैथिकट्टन 16 नेशनल पार्क है। फिर आपका पेरियार आपका नेशनल पार्क है। और इसके अलावा एक आपका है, एक रह गया आपका, कौन सा है, पेरियार हो गया हमारा, इराविकुलम हो गया है, साइलेंट वैली हो चुका है। ठीक है, अंबायुडी, हाँ ये रहा, एक ही है। ठीक है, तो 6 नेशनल पार्क है जो आपके केरल में देखने को हमें मिलते हैं। तो यूपीएससी आपसे सिंपल पूछ सकता है या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो नेशनल पार्क है इनको आप साउथ से लेकर नॉर्थ में लगाइए या नॉर्थ से साउथ में। जैसे साइलेंट वैली दे दिया, फिर उसके बाद इराविकुलम दे दिया, फिर उसके पास आपका पेरियार दे दिया, इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो केरल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2019 या 20 में क्वेश्चन पूछा था कि भी नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कौन कौन सा नेशनल पार्क उसका हिस्सा है या नहीं है। ठीक है, तो भारत में टोटल 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक, तो यह अभ्यारण्य केरल के वायनाड जिले में स्थित है, जहां कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तथा तमिलनाडु के मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से हाथी और गोर जैसे स्तनधारी भोजन और पानी की तलाश में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य की ओर पलायन करते हैं। तो जो नीलगिरी है आपका, देखिए नीलगिरी की लोकेशन देखिए, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पर। तो नीलगिरी एक बॉर्डर के ऊपर है जहां कर्नाटक भी है, केरल भी है और आपका तमिलनाडु भी, तीनों स्टेट का एक बॉर्डर है। वहां पर नीलगिरी आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व आता है। बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो नेशनल पार्क से बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसका जो क्षेत्र होता है
वो नेशनल पार्क से बड़ा होता है। जैसे ये नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क से बड़ा ये पूरा का पूरा ये क्या होगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक या एक से अधिक या चार से अधिक भी नेशनल पार्क हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें बांदीपुर कर्नाटक का, नागरहोल कर्नाटक का, तमिलनाडु के मद्दुमलाई, ये सब किसका हिस्सा, ये नीलगिरी का हिस्सा। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। 1973 में स्थापित वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के उत्तर पूर्वी में कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर का संरक्षित क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु का मद्दुमलाई संरक्षित क्षेत्र इसके समीपवर्ती एरिया है। तो नीलगिरी के अंतर्गत ये सारे चीजें आती हैं। ठीक है, अब केरल की नदियों की अगर हम लोग बात करें तो केवल केरल में 44 प्रमुख नदियां हैं। नदियों का तो आप कह ही सकते हैं कि प्रदेश ही है। नदियों में 44 नदियां हैं, जिनमें से 3 वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और 41 पश्चिम की ओर बहती है, और 3 जो नदियां वो पूर्व की तरफ बहती है। कौन कौन सी, पेरियार, भरतपुजा और पंपा। ये 3 जो नदियां हैं ये आपकी पूर्व की तरफ बहती हैं, बाकी सारी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। केरल की नदियों की विशेषता की बात करें तो इनकी लंबाई, चौड़ाई और जल प्रवाह छोटा होता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है। 44 नदियां फेमस है। ठीक है, अगर पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी की बात करें तो अन्नाईमुडी जो है, अन्नाईमुडी जो है वो केरल का सबसे ऊंचा या कह सकते हैं कि साउथ इंडिया का एवरेस्ट है। साउथ इंडिया का एवरेस्ट माना जाता है किसको, अन्नाईमुडी को। ठीक है, यह इडुक्की जिले में स्थित है। यह 2695 मीटर की ऊंचाई पर और स्थलाकृति प्रमुख पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए पश्चिमी घाट की अगर आपकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो भी आपकी अन्नाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो भी आपकी अन्नाईमुडी है। ये तस्वीर देख लो, याद रहेगी आपकी। ठीक है, अन्नाईमुडी इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो शेप है वो हाथी के आकार की है। ठीक है, और अन्नाईमुडी का मतलब क्या होता है, हाथी की तरह, हाथी के समान। तस्वीर देख लो, आपको दिमाग में छप जाएगी। अन्नाईमुडी की तस्वीर है। साउथ जो हमारा इंडिया है उसका एवरेस्ट माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी, और केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। ठीक है, अब केरल के अगर फेमस कुछ पर्यटन स्थलों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एंथ्रापल्ली, नियाग्रा ऑफ इंडिया, ये केरल में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुन्नार, ये भी केरल में हिल स्टेशन है आपका। कुमारकम, बैकवाटर पैराडाइज ऑफ इंडिया, इसको भी माना जाता है। बेकाल फोर्ट ये भी है, और त्रिशूर, त्रिशूर में दशहरे का मेला लगता है, काफी फेमस है, कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। तो केरल की कुछ फेमस है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाल फिलहाल में केरल में क्या क्या चीजें घटित हुई हैं जो आपके यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो देखिए केरल में एक कृषिकरण परियोजना स्टार्ट की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो मिनी पॉली हाउस टाइप में बनाए, है ना, एक ग्रीन हाउस टाइप का, जिसमें वो पैदावार, छोटी मोटी सब्जियों की फसलों की पैदावार कर सके। दूसरा, केरल पर्यटन राज्य के अंदरूनी और भीतरी इलाकों में पर्यटन को गहराई तक ले जाने के लिए 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, केरल के द्वारा। तीसरी पॉइंट, राजनीतिक दलों के साथ साथ नागरिक संगठन जैसे केरल सिल्वर लाइन विरोध जनकय समिति केरल की सिल्वर लाइन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। सिल्वर लाइन परियोजना क्या है, एक ट्रेन की परियोजना है, रेल लाइन बनाने की परियोजना है, लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसके कारण क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमि, जो धान के खेत हैं, पहाड़ी है इत्यादि से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या विरोध होना, इसका बंद करना चाहिए, इसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन देखिए पर्सनली मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट जब आती है, डेवलपमेंट के लिए तो ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट जब आएगी तो इसका कुछ ना कुछ और विकल्प क्रिएट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने पेड़ काटना कोई जायज है, लेकिन डेवलपमेंट अगर आ रही है, उससे लोगों की जीवन में कुछ सुधार हो रहा है, लोगों के पास सुविधाएं पहुंच रही है, तो वो किया जाना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में भी एक ऐसा केस हुआ था, आरे के जंगल को लेकर काफी विरोध हुआ था और मेट्रो जब बन रही थी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, केरल की जो एड्यूआर मिर्च है और कुट्टी अटूर जो आम है, इनको जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ये यूपीएससी पूछती है इस टाइप के। तो एड्यूर मिर्च कहाँ की है, केरल की है।
कुट्टियटूर आम कहाँ है? केरल का है। एडुआर मिर्च की बात करें तो इसमें बहुत कम तीखापन होता है। इसके लिए विशिष्ट पर्यावरण, मृदा परिस्थितिकी और खेती के पारंपरिक तरीकों की आवश्यकता होती है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने 12 अक्टूबर 2020 को राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से डिजिटल घोषित कर दिया है। तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन किया है जिसने एजुकेशन का, वो कौन है? आपका केरल है। ठीक है, तो ये केरल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए बताने को तो अब इसमें चाहे आप 50 मिनट की वीडियो बना लो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है। यूपीएससी हुई, स्टेट पीसीएस हुआ या एसएससी हुई या कोई भी अदर एग्जाम हुआ, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं एरिया से पूछते हैं, इससे ज्यादा वो बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं भारत की खोज में एपिसोड नंबर 2 में दूसरे स्टेट के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।